हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 11th क्लास ऑफ एथिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं सबसे पहले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, मतलब गवर्नमेंट के अफेयर्स को मैनेज करना। अब गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है? गवर्नमेंट जैसे कि पॉलिसी का फ्रेम करती है ना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, सिटीजन्स के कुछ ग्रीवेंस होते हैं तो उनको रिजॉल्व करती है। तो ये सब गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने को बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, स्टेट इज अ अथॉरिटी, तो अपनी अथॉरिटी को जैसे एक्सरसाइज करता है, कोई पॉलिसी है तो उसको इंप्लीमेंट करेगा तो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज ही तो करेगा। ठीक है, तो इनको बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिकल वैल्यूज हैं वो उनके क्या सोर्सेज हैं, मतलब कहां से वो एथिकल वैल्यूज जनरेट होती हैं। ठीक, तो सबसे पहला सोर्स है वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 वो क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी काफी बार आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। मतलब ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी एथिकल वैल्यूज हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बोला जाता है। जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। अब आर्टिकल 25 से 28 ले लीजिए, वो किस चीज की बात करता है, वो सेक्युलरिज्म के ऊपर बेस्ड है ना, सेक्युलरिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से की जो वैल्यूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्स ऑफ एथिकल वैल्यूज हैं। और जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, इन सबको पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम। तो इनसे जो वैल्यूज आई, जैसे कौटिल्य ने क्या बोला था, इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, मतलब कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं ये। बुद्धिज्म ने क्या बोला, मिडिल पाथ, मतलब कभी भी बहुत एक्सट्रीम सॉल्यूशन लेने की बजाय मिडिल पाथ को अपनाओ। जैनिज्म त्रिरत्नास, गीता निष्काम कर्मा, महाभारत क्या बोलते हैं, महाभारत कुछ रियलिज्म की तरफ है। जैसे रामायण किसकी तरफ है, रामायण है आइडियलिज्म की तरफ। ठीक, महाभारत सिखाती है रियलिज्म। उपनिषद मतलब वेदांत, ये वेदांतिक फिलॉसफी। तो इन सब से भी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल वैल्यूज का सोर्स है। अगला वेबेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, मैक्स वेबर जो थे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसा होना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी वैल्यूज बताई हैं। अगला है कंडक्ट रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे कंडक्ट रूल्स बनाती है। जैसे इंडिया में बने हुए हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल मतलब सिविल सर्वेंट सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने रूल्स होते हैं। ठीक, तो ये जो कंडक्ट रूल्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए पनिशमेंट भी इसमें रहती है कि अगर इन्होंने इस तरह का कंडक्ट किया तो इनके ऊपर ये एक्शन हो सकता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ नोलान कमेटी। ठीक, नोलान कमेटी थी एक यूके गवर्नमेंट ने उसको सेटअप किया था, तो उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब देखते हैं कि नोलान कमेटी के 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक, ये नोलान कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत जगह अपने आंसर्स में इनको यूज कर सकते हो। अब इनके 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, ये आप याद रख लो, 7 के 7 प्रिंसिपल, ये बहुत काम आएंगे। ये ऑलमोस्ट हर आंसर में आपको यही वैल्यूज लिखनी होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फलेसनेस की। सेल्फलेसनेस मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसको पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखना चाहिए प्राइवेट इंटरेस्ट के। ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट वो उसको हमेशा वो ऊपर रहेगा, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उसके पर्सनल इंटरेस्ट से। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट से, तो इसको बोला जाता है सेल्फलेसनेस। दूसरा ऑनेस्टी, मतलब उसको अपनी जॉब के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर उसकी टाइमिंग 9 to 6 है तो ऐसा नहीं कि 10-12 बजे आ रहे हैं ऑफिस में, उसको टाइम से आना चाहिए ऑफिस। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटीग्रिटी, अगली वैल्यू इन्होंने बताई इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना वो हर सिचुएशन में अनब्रेकेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कंडीशन टफ आई, मतलब आप वैसे तो ऑनेस्ट हैं
लेकिन सपोज कीजिए कोई ऐसी कंडीशन आई कि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो आपने अपनी ऑनेस्टी आपकी चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंडीशन कितनी भी टफ हो आपका जो वैल्यू सिस्टम हो बिल्कुल अनब्रेकेबल होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब पब्लिक सर्वेंट जो भी कर रहा है उसको ऐसा नहीं सीक्रेसी में करना है, उसको ट्रांसपेरेंट होना है, लोगों को भी पता चले, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को हक है जानने का। ठीक। अकाउंटेबिलिटी मतलब पब्लिक सर्वेंट के जो भी एक्शंस है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबल हो सकता है, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अकाउंटेबल है वो, बाकी आरटीआई के थ्रू अकाउंटेबल हो रहा है। क्यों? जैसे उसका कोई भी एक्शन होगा तो उस पर इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, सीवीसी उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, तो ये सब है अकाउंटेबिलिटी के अंदर आते हैं। अब है ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई सिविल सर्वेंट को कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो उसको कोई भी फैक्ट्स, मेरिट, डेटा, इन सब को देख के डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी गांव में स्कूल खोलना है, ठीक है, तो सिविल सर्वेंट पहले क्या देखेगा? वो पहले ये देखेगा कि इस गांव में ऑलरेडी कोई स्कूल तो नहीं है। मान लीजिए यदि पहले से ही उसमें कोई स्कूल है तो फिर तो एक दूसरा स्कूल खोलना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। ठीक। और देखेगा कि गांव की पॉपुलेशन कितनी है। मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मतलब उतना बड़ा नहीं है। ये सब चीजें जब वो एनालाइज करेगा, इस सब डाटा को एनालाइज करेगा, तभी वो अपना डिसीजन लेगा। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव डिसीजन। ठीक। अब अगली वैल्यू है लीडरशिप। पब्लिक सर्वेंट के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है लीडरशिप की। ये कैसे? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के अंडर में और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो उसको एज अ लीडर उन सबको उसे एनकरेज करना है अपना काम करने के लिए। जब वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला ही सब काम कर लेगा, उसके जो नीचे वाले भी हैं, उसके जो ऊपर जो बॉस है, उसको क्या करना है? सबको यूज करते हुए जो गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको इंप्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक। अब देखिए बाकी भी इंडिया में जो कुछ कमेटीज बनी उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। ठीक है। अब सबसे पहले 2004 में कमेटी बनी थी, होता कमेटी, तो इन्होंने बोला था कि कोड ऑफ कंडक्ट तो है हमारे पास। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ा था ना, सीसीएस कंडक्ट रूल्स, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो है लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो इन्होंने बोला कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। और ये सेम बात बोली सेकंड एआरसी ने। क्या बोला? सेकंड एआरसी ने बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स भी हो, और इन दोनों को मिला के जो बने उसको बोलना जाना चाहिए सिविल सर्विसेज कोड। तो आप ये याद कर लो, ये कमेटी के रिकमेंडेशंस ये आपको काफी जगह आंसर्स में यूज होंगी, आपके वैल्यू एडिशन के लिए काम करेंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है चेंजेस इन एम्फेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो अब हम ये देखेंगे कि मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स थे उनमें धीरे धीरे क्या क्या बदलाव आया। ठीक। हम अलग अलग एरा देखेंगे कि पहले हो सकता है कि किसी दूसरी वैल्यूज पे फोकस किया जाता हो, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया सोसाइटी का, वैसे वैसे दूसरी बाकी वैल्यूज के ऊपर एम्फेसिस बढ़ता चला गया। ठीक। तो सबसे पहला है वेबेरियन एरा। वेबेरियन एरा था 1900 से लेके 1960 तक। ठीक। मतलब ये एक बेसिक वो है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब इस एरा के अंदर मैक्स वेबर की जो वैल्यूज थी उनको ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। तो मैक्स वेबर ने क्या क्या बोला था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मतलब क्या वैल्यूज होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला था कि उसको एफिशिएंट होना चाहिए, एक तो है ना, एफिशिएंट होना चाहिए, हमेशा वेलफेयर अप्रोच होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की, न्यूट्रलिटी मतलब उसको न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब ऐसा न्यूट्रल का मतलब है कि सपोज कीजिए गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो कभी किसी की गवर्नमेंट आ सकती है, कभी किसी की। तो सिविल सर्वेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पहली गवर्नमेंट बोल रही है कि सिर्फ इसी सेक्शन के लिए काम करो जिसने हमें वोट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट को कि उनकी बातों में आके सिर्फ उसी के लिए ही वो काम करने लग जाए, एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं। उसको क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करना है बिना किसी पार्टीशन के। अब ये मैक्स वेबर बात करते हैं हायरार्की की। मतलब इनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? हायरार्किकल होना चाहिए। मतलब एक बॉस है, सपोज उसके अंडर में 4 लोग हैं, है ना, उसके अंडर में 4 लोग हैं, फिर इनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये बोलते थे कि एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, कि ये एक ऊपर से ऑर्डर निकाले, ये लोग उसको फॉलो करें, फिर नीचे ऑर्डर पास हो तो ये लोग सब उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक। तो इन्होंने हायरार्किकल ब्यूरोक्रेसी का बोला है।
अगला रैशनैलिटी, मतलब ये बोलते हैं कि डिसीजन जो है ना वो रैशनल बेसिस पे होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं आर्बिट्री डिसीजन ले लो। रैशनल डिसीजन मतलब अब दिमाग लगा के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ना, लॉ वगैरह को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है उस हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। अब इन सबको बोला जाता है ब्यूरोक्रेटिक एथोस, ठीक, इन सबको बोला जाता है ब्यूरोक्रेटिक एथोस। अब जो मैक्स वेबर ये सब जो बातें कर रहे थे ये ठीक है, उस समय ठीक था, लेकिन इसकी अपनी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी। अब इन्होंने जो हायरार्की, रूल प्रोसीजर ओरिएंटेड, न्यूट्रलिटी, रैशनैलिटी, ये जो इन्होंने बातें की ना, इससे हुआ स्टेटस क्वो एंड रेड टेपिज्म, ठीक। अब इसको समझते हैं कैसे। अब मैक्स वेबर जो थे ये रूल प्रोसीजर ओरिएंटेड थे, ये बोलते थे रूल के हिसाब से ही सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, रूल के हिसाब से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि रूल जो होता है वो किसी चीज पे क्लियर नहीं होता। मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट है, उसके पास कोई फाइल आई, उसको उस पर साइन करने हैं, लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए उस पर रूल क्लियर नहीं है, रूल क्लियर नहीं है तो वो साइन करने से उस पर डरेगा, वो उस फाइल को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो वो कोई डिसीजन लेगा नहीं और वो फाइल को अपने पास रखेगा, फाइल उधर ही रखी रहेगी, डिसीजन कोई होगा नहीं, तो उसको बुलाता है रेड टेपिज्म, मतलब फाइल जो है वो रखी है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक। दूसरा स्टेटस क्वो, मतलब जब आप वही पुराने रूल्स और इनको फॉलो करते रहेंगे ना तो आप स्टेटस क्वो की स्थिति में चले जाएंगे, आप कुछ भी नया इनोवेशन नहीं करेंगे, ठीक। तो ये सब लिमिटेशंस थी मैक्स वेबर की। अब देखिए अब 1960 से 1980s का एरा, यह डी एम्फेसिस ऑन वेबर, ठीक है, इसमें कुछ नई वैल्यूज आई और वेबर को थोड़ा सा मतलब पीछे रख के कोई नई नई चीज वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक ही चीज पे मत रहो, थोड़ा इनोवेटिव रहो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, सिटीजन फ्रेंडली, मतलब सिटीजन फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, आउटकम ओरिएंटेड, ठीक है, आउटकम ओरिएंटेड, इफेक्टिवनेस, मतलब कोई भी हम सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनी, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि हम उसमें जो प्रोसीजर है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं चाहे कोई आउटकम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, नहीं, हमें प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि भाई उस पॉलिसी से कोई आउटकम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो उस पॉलिसी को चेंज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पॉलिसी बन गई, हम तो जैसी पॉलिसी बनी है उसी हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, आउटकम आए ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इन सबको बोला जाता है डेमोक्रेटिक एथोस, ठीक है, ये किससे इंस्पायर्ड है, इनको बोला जा सकता है कि ये जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से इंस्पायर्ड है, ठीक। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एक बार थोड़ा सा वैसे भी बता देता हूं। ये बात करते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए गरीब लोगों के लिए भी, ताकि उनका भी समाज में आगे बढ़ने का अधिकार बना रहे, ठीक है। और ये बात करते थे डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, ठीक, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे, ठीक, लिबर्टी की बात करते थे, मतलब ये सिटीजन फ्रेंडली जो ये सब चीजें जो निकली है ना, ये कुछ कुछ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से इंस्पायर्ड है, ठीक। अब देखिए अब फिर आया मार्केट एरा 1980 से 2000 तक। अब इसमें क्या देखा गया, इसमें रिफॉर्म्स वगैरह हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो ये सब कुछ कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए था। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सपोज कोई बिजनेस आगे बढ़ना चाह रहा है तो हम लाइसेंस, कोटा, इंस्पेक्टर राज, ये सब था पहले, तो उसको हटाया गया धीरे धीरे, मतलब वो क्या था, बिजनेस की ग्रोथ को रोकते थे। अब रेगुलेशन फैसिलिटेशन, मतलब अब ये नहीं था कि उसको तुम रोको, ठीक है, उसको रोकना नहीं है, उसको फैसिलिटेट करना है बिजनेस को, मतलब बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट को हेल्प करनी है बिजनेस को आगे बढ़ने में, क्योंकि उसी से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये मार्केट एरा के अंदर ये वैल्यूज थी, इन सबको बोला जाता है मैनेजरियल एथोस, ठीक। अब देखते हैं अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें सिविल सर्वेंट्स के लिए काफी कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उसकी सैलरी पे भी फर्क पड़ेगा, मतलब उसको उसी हिसाब से थोड़े अच्छे अलाउंस मिलेंगे। 360 डिग्री अप्रेजल, मतलब अप्रेजल ऐसा नहीं कि जो किसी पब्लिक सर्वेंट का बॉस है या जो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वही उसको ग्रेडिंग दे रहा है। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब है उसके जो कलीग्स हैं, जो उसके अंडर में लोग हैं, वो सब प्लस जो उसका बॉस है, ये सब मिलके उसका अप्रेजल कर रहे हैं, ठीक। लेटरल एंट्री का मतलब है जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट जो होती हैं, इस पे गवर्नमेंट क्या होती है, एक्सपर्ट्स को प्रमोट करती है, वो एक्सपर्ट्स को बुलाती है कि आप लोग क्या करें,
वो एक्सपर्ट्स को बुलाती है कि आप लोग भी आए और अपनी जो आपने नॉलेज गेन की है, मतलब सपोज आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी पर्सन को एजुकेशन के फील्ड में, तो वो क्या करेगी, जॉइंट सेक्रेटरी कोशिश करेगी कि कोई ऐसा पर्सन आए जिसे एजुकेशन के फील्ड में ही वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी उस चीज की। तो इन्हों ये लेटरल एंट्री को प्रमोट करते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जैसे लेटरल एंट्री भी होती है, वो भी एक तरीके से ऐसी ही होती है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है जॉइंट सेक्रेटरी का, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल के लिए या इस तरीके से कुछ हो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि पहले क्या था कि हर चीज के लिए हम वही लोग रहते थे, जैसे हाउसकीपिंग हो गया, ये कुछ कुछ चीजें हैं, इन सब के लिए क्या आजकल क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं उनका। तो पहले क्या था कि सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी जो मतलब ग्रेड डी के, वही लोग क्या कर रहे हैं, सफाई वगैरह ये सब काम भी वही कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज के से क्या फायदा है, थोड़े ज्यादा एफिशिएंट है। सपोज हाउसकीपिंग का आपने अलग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो 1.5-2 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा एफिशिएंट रहता है और गवर्नमेंट का रिसोर्सेज का थोड़ा मिसयूज नहीं होता। ठीक, पीपीपी, पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल हो गया, जैसे हाईवेज में रहता है ना, हाईवेज में रहता है कि जो कंपनीज होती हैं वो भी इन्वेस्ट करती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं तो गवर्नमेंट को एक इनिशियल कैपिटल मिलता है काफी अच्छा। अब मल्टी पर्सपेक्टिव एरा, ठीक है, अब आजकल जो चल रहा है उसको बोला जाता है मल्टी पर्सपेक्टिव एरा, उसमें सब चीजें इंक्लूड कर दी गई है ना। उससे क्या उसमें किस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया गया, सोशल जस्टिस के ऊपर, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, प्रो पीपल सिटीजन फ्रेंडली है ना, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, मतलब पीपल को एम्पावर करना है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है पीपल को एम्पावर करना है। ठीक, ये एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अमर्त्य सेन ने बोला था ना, अमर्त्य सेन की अप्रोच थी कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी कि लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, वो सेम ही है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए सीक्रेसी। जैसे पहले क्या था, सीक्रेसी की बात की जाती थी कि मिनिस्टर्स जो है उनकी वो अपनी ओथ में लेते हैं ना अभी भी कि हम सीक्रेसी रखेंगे, तो सीक्रेसी जो वैल्यू है ना वो पहले थी, लेकिन आजकल उस वैल्यू को काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी ने उसको चेंज कर दिया, मतलब अब ट्रांसपेरेंसी की बात ज्यादा की जाती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि सर्विस कैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे पहले क्या था, राशन कार्ड राशन के लिए आप लाइन में खड़े रहो, आजकल कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी चल रहा है कि आपको होम डिलीवरी ऑफ राशन है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सरकार आजकल बढ़ाना चाह रही है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी रहे। अब देखिए डीओपीटी के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेटिक एथोस, डेमोक्रेटिक एथोस, मैनेजरियल एथोस, सोशल एथोस, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है आजकल के एरा में, जो कि मल्टी पर्सपेक्टिव एरा। ओके, अब इस पे हम एक कोट देख लेते हैं, अब्राहम लिंकन की कोट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि एडवर्सिटी तो हर कोई मैन झेल सकता है, लेकिन आदमी का जो रियल कैरेक्टर है ना वो तब पता चलता है जब आप उसको पावर देते हो। जब तक पावर नहीं है ना तब तक आप उसका कैरेक्टर पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आदमी के पास पावर आती है ना तो वो पावर के घमंड में बोल दो या फिर पावर का वो मिसयूज करना शुरू कर देता है। तो उससे अगर कोई पर्सन है जिसको आपने पावर दे दी लेकिन पावर के बाद भी वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, पावर का मिसयूज नहीं कर रहा है, वो करप्ट नहीं है, तो उस आदमी का कैरेक्टर अच्छा है। ठीक, पब्लिक सर्वेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, जब उनके साथ जब वो किसी बहुत पावरफुल पोस्ट पे होते हैं तो वो उसको मतलब वो पावर उनको इस वजह से दी गई है कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो पावर को मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, करप्शन करने लग जाएंगे या पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस करने लग जाएंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रख देंगे, तो मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। और अब्राहम लिंकन ने बोला है कि आदमी का कैरेक्टर भी पता ही तब चलता है जब उसको पावर दी जाए। तो गाइज इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।